नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज बहुत दिनों बाद एक फ़ेसबुक लाइव कर रही हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस फ़ेसबुक लाइव में और अब इसका नाम मैंने रखा है बुक क्लब क्योंकि सोच रही हूँ कि एक बुक क्लब ऐसे शुरू किया जाए कि जहाँ पर हम किताबें पढ़ें, उनके बारे में चर्चा करें और जहाँ तक संभव हो उनके लेखक से बात कर सकें। तो ये बुक क्लब मैं शुरू कर रही हूँ, इसमें आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात एक आप लोगों से शेयर करती हूँ आज। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनसे हम बात ना करें तो पता चला 2 महीने, 4 महीने बात ना हो। लेकिन जिस दिन बात हो, जिस दिन फ़ोन हो जाए या मुलाकात हो जाए, उस दिन फिर बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। बात इधर से उधर से, उधर से होते-होते पता नहीं हम दुनिया जहाँ की बातें कर लेते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जिनसे जैसे मैंने कहा कि वैसे महीनों बात ना हो, लेकिन वो आप जब भी बात होती है तो बड़े भरोसे की होती है और हार्ट टू हार्ट टॉक जिसको कहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे जो लोग हैं उनमें से एक हैं मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज राजन त्रिपाठी और मैं कहने को तो सिर्फ प्रोफेशनल कॉलीग्स रहे हैं। हम लोग आईबीएन 7 नेटवर्क 18 का जो हमारा चैनल था जिसमें मैं न्यूज़ एंकर थी और वो लखनऊ ब्यूरो सँभालते थे। तो हम दोनों सहयोगी रहे हैं। लेकिन जिन सहयोगियों से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, एक अपनापन हो जाता है कि अगर मैं लखनऊ जाऊँ तो ऐसा संभव नहीं है 90% टाइम कि मैं मनोज राजन त्रिपाठी से ना मिलूँ या वो नोएडा आएँ तो वो मुझसे ना मिलें। अ, एज़ आई सेड बहुत सारी गप्पें हमारी होती हैं, लेकिन अभी हाल में मनोज राजन त्रिपाठी ने पत्रकारिता करते-करते अचानक लेखन की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने किताब लिखी कोड काकोरी। ठीक है? अब कोड काकोरी क्या होता है जब जब हमें पता चला जब हमने नाम सुना तो सबको लगा जी हाँ, आपको भी वही लग रहा होगा कि काकोरी कांड से जुड़ी हुई कोई कहानी होगी, शायद इतिहास का कुछ उन्होंने कोई पन्ना खोला होगा या उसके साथ अपने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जैसा आजकल बहुत हो रहा है। तो मैंने किताब पूरी पढ़ डाली, मैं पढ़ चुकी हूँ वैसे बता दूँ बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। आप इसको लेकर इसके बारे में मुझे सबसे ख़ास बात ये लगी कि आप इसके बारे में जितनी धारणाएँ लेकर इसको खरीदेंगे या पढ़ने बैठेंगे, वो सारी धारणाएँ पढ़ते-पढ़ते खत्म हो जाएँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबकी मुलाकात बुक क्लब का उद्घाटन आज हम कर रहे हैं मनोज राजन त्रिपाठी के साथ। उनसे बात करेंगे, उनकी किताब कोड काकुरी के बारे में जानेंगे। जितना मैं पढ़ चुकी हूँ उस बारे में मतलब उससे जुड़े मेरे सवाल होंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि कहानी आपको ना बताऊँ क्योंकि आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो उस किताब ज़रूर पढ़ें हम चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले मनोज राजन त्रिपाठी का स्वागत करते हैं अपने बुक क्लब में। मनोज वेलकम। बहुत लंबा परिचय दे दिया मैंने आपका और आज हम देखिए कलर हाँ। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, माय गॉड। देखिए देखिए ये इसको सच्ची कहते हैं दोस्ती है। दोस्ती। ये प्लान्ड नहीं था, ये प्लान नहीं था, है ना? बिल्कुल तो प्लान नहीं अच्छा था। हुँ, और बहुत रही सारे बात लोग मनोज लखनऊ हमारे आने साथ की। जुड़ चुके हैं। हाँ, जी, हाँ, बोलिए। रही बात लखनऊ आने की, हाँ। तो आप लखनऊ नहीं उत्तर प्रदेश की तरफ जब घुसेंगे, नोएडा की छूट है केवल, तो आपको फ़ोन करना होता है मुझे। वैसे ये होता है मैं सबको ये बताना चाहती हूँ आज फाइनली पब्लिक मतलब वो कर सकते हैं कि मुझे कभी भी कहीं कोई काम पड़ जाए, मैं किसी परेशानी में फँस जाऊँ, तो मेरे खासकर जैसा मनोज ने कहा उत्तर प्रदेश, तो मेरा पहला फ़ोन मनोज को लगता है कि मनोज जी ये प्रॉब्लम हो गई इसका सॉल्यूशन वहाँ से आवाज़ आती है अच्छा चिंता मत करो, हो जाएगा, हो जाएगा। तो हाँ, चलिए हाँ, नहीं। मनोज अपन दोनों की बातें तो मुझे लगता है चल शुरू हो जाएँ तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन चलिए कोड काकोरी की बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एक पत्रकार को अचानक एक तो वैसे ही टाइम नहीं होता, सुबह से शाम और यूपी जैसा स्टेट आप सँभालते हैं एज़ अ जर्नलिस्ट, ये एक किताब लिखने का ख़्याल कैसे आया और फिर टाइम कैसे निकाला? सबसे पहली बात तो ये कि 1996-7 के आसपास सोचा था कि एक फ़िल्म लिखूँगा, हुँ, तो उस पर काम किया। चंबल में जाके काम किया, मध्य प्रदेश में जाके काम किया, फिर बैंडेड क्वीन बनी। बैंडेड क्वीन में तिग्मांशु धूलिया और शेखर कपूर के कास्टिंग डायरेक्टर थे। जब मैंने सोचा कि कभी ज़िंदगी लिखने से फुर्सत जब मिलेगी, ज़िंदगी लिखने से मतलब पत्रकारिता से, काम से, जब कभी फुर्सत मिलेगी तो एक फ़िल्म लिखूँगा। वो फुर्सत मिलने से पहले अचानक एक दिन मैंने एक वो पढ़ी किताब पढ़ी, हुँ, मैगज़ीन पढ़ी, उस मैगज़ीन में जो मैं कहानी 97 से पूरी करके घर वालों से मिल के चंबल घूम के पूरी कर चुका था, उस पर तो फ़िल्म आ रही थी। उस फ़िल्म का नाम था पान सिंह तोमर। अब ओह! तिग्मांशु धूलिया को कहीं से वो कहानी बैंडेड क्वीन के दौरान चंबल से मिल गई होगी और उन्होंने उस पर फ़िल्म बना दी। तब मुझे लगा कि ये फुर्सत कभी नहीं होगी। फिर हुँ, जाके मुंबई चला गया, लिखना पढ़ना शुरू किया और फिर एक लिखनी पड़ी, अतिथि तुम कब जाओगे? मिल गई, अच्छा। अच्छा हुआ, हुँ, बहुत बढ़िया हुआ।
और पिक्चर भी बेहतर थी, अजय देवगन थे, परेश रावल थे। तो खैर वो एक अलग कहानी थी। उसके बाद फिर शुरू हो गई पत्रकारिता। पत्रकारिता करते-करते अचानक मुझे लगा कि यार मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं जिनको करना चाहिए मुझे। तो मैंने एक किताब दिमाग में सोच रखी थी, एक कहानी मेरे दिमाग में थी और वो कहानी सिर्फ़ कबाब खाते-खाते मुझे पता लगी थी। यूँ ही कि हाँ भाई कबाब काकोरी में बना था और काकोरी कबाब काकोरी कबाब। मेडिसन स्क्वायर से लेके, दुबई से लेके, दमपुक से लेके हर जगह वो कबाब खाया जाता है। पर हुँ, कोई ये नहीं जानता कि वो कबाब इन्वेंट कैसे हुआ था। जब उस कबाब को इन्वेंट करने के लिए, उसकी कहानी इन्वेंट करने के लिए मैं पहुँचा काकोरी तो पता लगा कि काकोरी में अंग्रेज़ों को दावत दी गई थी, कबाब सख्त निकले थे। जब सख्त कबाब निकले तो उन्होंने कहा कि ऐसा कबाब खिलाओ जो मुँह में घुल जाए। हुँ, नवाब कासिम की बड़ी बेइज्जती हुई, हरकोर्ट बटलर उस समय गवर्नर थे यूपी के। हुँ, फिर उन्होंने कबाब में से उड़द की दाल हटा दी, क्योंकि उड़द की दाल सख्त ठोस कर कर देती। देती है कबाब को, हुँ, हुँ, सख्त कर देती है। तब उन्होंने पपाया मिलाया और पपाया मिलाया तो वो गिलावटी कबाब हो गया। गिलावट पपाया को ही बोलते हैं, पपीते को कहते हैं गिलावट। तो वो गिलावटी कबाब बना और काकोरी कबाब पूरा फेमस हो गया, पूरी दुनिया में हो गया। लेकिन ये वही काकोरी है जहां 1925 में 8,000 का खजाना लूटा गया। ये वही काकोरी है जिसके नाम का एक गड्ढा, क्रेटर मंगल ग्रह पर है। ये वही काकोरी है जो हुँ, दुनिया का सबसे बड़ा चिकनकारी कपड़े का सप्लायर है। ये वही काकोरी है जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्रैकर सप्लायर है। ये वही काकोरी है जहां पे 700 साल से कलंदरी दरगाह है, जहां कलंदर की दमादम मस्त कलंदर उनकी हुँ, मुझे लगा कि काकोरी इतनी बड़ी चीज, राम हुँ, प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, ये सारे लोग इससे जुड़े। तो मैंने सोचा कहानी लिखता हूं, बट लिखता तो इतिहास हो जाता। वही हाँ, मुझे तत्काल कुछ कैरेक्टर सोचने पड़े। वो हुँ, कैरेक्टर सोचे, उस कहानी को आज की कहानी में पिरोया। हुँ, हिस्ट्री हुँ, के साथ साथ लोग इसे क्राइम थ्रिलर समझते हैं, पर ये हिस्टोरिकल थ्रिलर है। ये है कहानी और कहानी कुछ ऐसे हुई। हाँ, रही बात फुर्सत की, तो सच में एक शेड्यूल बनाया था। दिन हुँ, भर सोचता था, कागज कागज पे उतारता था, कहानी का स्ट्रक्चर तैयार करता था कि हर 15 मिनट में 10 मिनट में दर्शकों को कैसे चौंका दूंगा। तो हुँ, वो हुँ, स्ट्रक्चर तैयार कर लेता था, बोर्ड पे बहुत सारी चीज लिखता था और करीबन 100 मीटर दूर जाके बोर्ड देखता था, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ सही कर रहा हूँ। 1.5 साल लगा मुझे कहानी लिखने में, लेकिन हुँ। 1.5 साल में कहानी हो गई। फिर उसके बाद तो अब कोट काकोरी आपके सामने। पब्लिशर ढूंढने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अच्छा है, पब्लिशर भी मिल गया। जी, बट ये इस तरीके से। मनोज जी। फिक्शन ही क्यों? जैसे आपने इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बता दी, काकोरी कबाब की कहानी भी मतलब बहुत ढूंढेंगे, गूगल वूगल करेंगे तो लोगों को मिलेगी। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो चीज जैसी हुई थी हिस्टोरिकली ही कुछ उसको ट्रीट किया जाए? मतलब फिक्शन क्यों लिखना था? ऐसा क्यों मन में आया आपके? 58 to 60% हम्म, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो स्लैंग की भाषा में बात करती है। आज गोट का मतलब बकरी नहीं है, आज लॉल का मतलब कुछ और है। ये तो लॉल तो हम बहुत सारी चीजों में आ गया था। धीमे धीमे करते करते जो इनके लैंग्वेज का स्टाइल था, उसको पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया मैं किताब किसके लिए लिखूंगा। मुझे हम्म, किताब लिखनी है आज के लोगों के लिए, जो 58-60% है। अब मुझे जरा बताइए कि अगर मैं और लोगों की तरह जिन्होंने उस काकोरी इतिहास की बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, मैं भी हम्म, एक इतिहास लिख देता तो क्या होता? इन बच्चों को हम्म, इतिहास पता कैसे चलता? तो हम तो नाना नानी को दोष देते हैं कि हमें नानी कहानी सुनाती थी, इन बच्चों को कहानी सुनाने वाला कोई नहीं। ये बच्चे जैसे हमसे पूछते कहते और आज की जनरेशन को कुछ मालूम ही नहीं है। अरे यार, आपने तब इनको समझाया जो उनको मालूम हो। तो हम्म, पहले आप उनके संग उनके स्लैंग्स में घुस जाइए, हम्म, उनके इंस्टा में घुस जाइए, क्योंकि हम सब फेसबुक जनरेशन है, वो भी अडॉप्ट किया हुआ है। उनके इंस्टा में घुसिए जाके, जानिए कि क्यूपिड क्या है, हम्म, जानिए कि टिंडर किसे कहते हैं। वो सब हम्म, जानते जानते जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कहानी किसे कैसे कहूंगा। तो हम्म, मुझे एक लोफर की तलाश थी। वो लोफर जो मुन्ना भाई एमबीबीएस बनता है और गांधी जी को इस जनरेशन को समझाता है। हम्म, गांधी जी के बारे में पिक्चर एक अलग तरीके से बनाई जा सकती थी ना, लेकिन नहीं हम्म, बनाया। हम्म, उन्होंने भुवन को खड़ा किया, फिर क्रिकेट को जोड़ा, जो देश को चलाता है जो क्रिकेट, उस क्रिकेट को बनाकर अंग्रेजों से किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लगान की स्टोरी बताई गई। लगन, तो मुझे एक मुन्ना भाई की तलाश थी, मुझे एक भुवन की तलाश थी, ताकि आज की जनरेशन को
हम बता सके कि हरकोर्ट बटलर कौन थे, अशफाक उल्लाह कौन थे, काकोरी क्या था, काकोरी की ट्रेन रॉबरी क्या थी, स्कॉटलैंड यार्ड से कैसे वो आया था मामला। जब तक इस फिक्शन को आज के तरीके में मैं नहीं रखूंगा और उसमें हिस्ट्री जब जोड़ूंगा, तब इन सबको ये समझ में आएगा, अच्छा ये है काकोरी, अच्छा ये थे गांधी जी। जब तक केमिकल लोचा नहीं करेंगे, तब तक इन बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ये मेरा बेसिक आइडिया था, इसलिए मैंने ये किताब 60% यंग जनरेशन के लिए लिखी और कहानी बोलने का तरीका ये निकाला। कहीं कहीं रंग दे बसंती भी थी जहन में लिखते समय, जैसे कहानी, जैसे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रंग दे बसंती सिर्फ इसलिए थी, मुझे माधुरी दीक्षित का एक इंटरव्यू याद था। माधुरी दीक्षित को जब संजय लीला भंसाली ने देवदास ऑफर की, तो माधुरी दीक्षित ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने देवदास नहीं देखी। उन्होंने देवदास पढ़ी भी नहीं थी, उन्होंने नहीं भी देखी थी। तो उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं देवदास देखूंगी तो मेरा कैरेक्टर मैं उसके हिसाब से करने लगूंगी, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये सोच मेरे दिमाग में भी थी। कोई पूरी कहानी आप पढ़ डालिए, इसमें कहीं भी आपको रंग दे बसंती नहीं नजर आएगी। रंग दे बसंती में सिर्फ इतना है कि काकोरी कांड को उन्होंने दिखाया है और उन बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। लेकिन मेरी कहानी में एक विलेन है और उसका सबसे मशहूर डायलॉग है कि हाँ, कि काकोरी में सबके सब विलेन है और यहाँ हीरो नंबर 1 वही है जो काकोरी का सबसे बड़ा विलेन है। तो आप जाएंगे तो कहानी में रंग दे बसंती कहीं नहीं, हाँ मुझे उससे लड़ना जरूर पड़ा था कि मेरी कहानी कहीं रंग दे बसंती ना हो जाए। तो आप उसमें रंग दे बसंती का एक भी रंग नहीं पाएंगे। अच्छा चलिए, अब नाम पर आते हैं। कहानी तो हम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि हम चाहते हैं लोग किताब खरीदें और पढ़ें। अशफाक उल्लाह आपने भी नाम ले लिया, प्रज्ञा ठाकुर आपके एक कैरेक्टर हैं और मुझे ऐसा पता चला है कि कई लोग बहुत नाराज हुए कि आपके कैरेक्टर का नाम प्रज्ञा ठाकुर क्यों है। राबिया बसर, दुर्गा शक्ति ठाकरे, चांद कुतरा, नसीम पपीतेवाला, ब्रजलाल कुलश्रेष्ठ, शैलेश कृष्णा, अबराम और अफजल, अब कुछ भूरेलाल यादव, कुछ नाम इसमें ना पढ़ के ऐसे लगते हैं कि ये नाम सुने हुए हैं। कुछ तो ठीक है, आपको पता है अशफाक उल्लाह, प्रज्ञा ठाकुर तो पता है, कुछ आपने मिला जुला के कहीं कनेक्शन, इनडायरेक्ट हिंट सी दी है। ये नामों के पीछे की क्या कहानी है? हाँ, बहुत सोच के नाम रखे हैं, बहुत दिमाग लगा के नाम रखे हैं। ये सारे लाइव कैरेक्टर्स हैं। एक दो के एनकाउंटर्स हो चुके हैं, एक अलग बात है। राबिया बसर जो कैरेक्टर है, तो राबिया बसर इसलिए रखा कि किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राबिया बसर चीज क्या है। राबिया बसर इस्लाम की पहली महिला गुरु थी। इस्लाम की पहली महिला गुरु थी, उन्होंने संदेश दिया था। जी, आपने पढ़ा और आप ही एकमात्र ऐसी हैं जिन्होंने राबिया बसर को इस बारे में बताया। बाकी किसी ने मुझसे बात नहीं की, जितने सैकड़ों हजारों लोगों ने किताब पढ़ी, किसी ने नहीं बताया, सिर्फ आपने बताया। तो राबिया बसर के पीछे, क्योंकि राबिया बसर ने एक मैसेज दिया है, तो वो राबिया बसर, वो जिन्होंने इस्लाम की गुरु थी, उन्होंने जैसा मैसेज दिया था, इसलिए इनका नाम राबिया बसर। प्रज्ञा ठाकुर, सच में प्रज्ञा ठाकुर का नाम वास्तव में प्रज्ञा ठाकुर की वजह से ही लिया। अच्छा, इस पे, हाँ, इस पे मध्य प्रदेश में तमाम सारे लोगों का विरोध मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि ये नाम आपको नहीं रखना चाहिए था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, मुझसे सीनियर, मुझसे जूनियर, उन लोगों ने भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिख के आप हिंदुत्ववादी प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, किताब आपकी हिंदुत्ववादी है। मैंने कहा भाई पहले तो किताब पढ़ ले दो। प्रज्ञा ठाकुर मेरा एक कैरेक्टर है और हूबहू ऐसा ही कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का वही परसेप्शन है। बस किताब पढ़ लो तो समझ में आएगा कि प्रज्ञा ठाकुर का इस्तेमाल कैसे किया। और हाँ, मैं इस पूरे लाइव पर साफ तौर पर कह रहा हूं कि प्रज्ञा ठाकुर की वजह से ही मैंने इस कैरेक्टर का नाम प्रज्ञा ठाकुर रखा। मैं कोई किसी तरीके का कोई डिस्क्लेमर नहीं दे रहा हूं, मैंने उसी वजह से रखा। अशफाक उल्लाह बिस्मिल, अशफाक उल्लाह बिस्मिल नाम केवल इसलिए रखा कि अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों के नाम मिला के मुझे एक नाम रखना था, तो मैंने रखा अशफाक उल्लाह बिस्मिल, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण ना अशफाक उल्लाह खां से मिलते थे, ना राम प्रसाद बिस्मिल से मिलते थे। वो एक नंबर का भ्रष्ट है, एक नंबर का बदतमीज है, खुद ही बहुत बड़ा बदमाश है, पर है पुलिस वाला। सिपाही भर्ती हुआ, हेड कांस्टेबल बना, फर्जी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाके इंस्पेक्टर हो गया। तो ये अशफाक उल्लाह बिस्मिल है। एक दो नाम आपने पूछे, नसीम पपीतेवाला, तो नसीम पपीतेवाला वास्तव में एक गुंडा था। उसका नाम नसीम पपीतेवाला इसलिए था क्योंकि पपीते का वो धंधा करता था और जिससे पपीता काटा जाता, वो लंबा सा एक चाकू था, उससे उसने अपने दुश्मन की गर्दन काट दी थी और उस दुश्मन के घर पर जाकर लटका दी थी।
तो वो नसीम पपीते वाला मुझे याद था, याद था ना। और नसीम एनकाउंटर में मार दिया गया वो। हम्म। नसीम पपीते वाला मेरे जहन में था। नसीम पपीते वाले का पपीते का धंधा था, और कबाब में पपीता मिलाया जाता है, पपाया। तो ओ कबाब माय से जुड़ी गॉड। कहानी थी, इसलिए नसीम माय पपीते वाला गॉड। आया। चांद, हाँ, चांद खुतरा एक कैरेक्टर है, तो चांद उसका नाम था, पर चेचक के दाग उसके चेहरे पर इतने ज्यादा थे, तो कहते नहीं चूहा नोट खुतर जाता है, तो दोस्तों ने उसका नाम चांद खुतरा रख दिया। वो भी इनकाउंटर में मार दिया गया। वो भी हम्म। ऐसा ही गुंडा था जैसा इस किताब में गुंडा है। बाकी एक दो कैरेक्टर्स और हैं। अबराम है, मुन्नालाल पत्रकार है। तो मुन्नालाल पत्रकार भी वास्तव में एक पत्रकार थे, और हम्म। उनका नाम ही मुन्नालाल पत्रकार था। उनके नाम पर गोरखपुर में, माफ कीजिएगा, बनारस में एक लेन भी है, जो वहां के नगर निगम ने उनके अच्छा। नाम पर दिए, मुन्नालाल पत्रकार लेन। तो मुन्नालाल अच्छा, पत्रकार मेरे मेरे नाम जहन सही में है। थे, तो मुन्नालाल पत्रकार आए। हम्म। ब्रजलाल डीजीपी थे, पर उनके नाम के साथ मैंने कुलश्रेष्ठ जोड़ दिया। खुश है। शैलेश कृष्णा मुलायम सिंह से लेके अखिलेश यादव तक की गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर है, वर्क ऑलकोलिक थे। उनके नाम पर आईएएस थे वो, पर मैंने उसको आईपीएस बनाया है। सच में ये सारे जिंदा कैरेक्टर्स हैं जिन्हें दुर्गा नाम शक्ति जोड़ा। तो हम सब जानते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल को आपने दुर्गा शक्ति ठाकरे बना दिया। हाँ, एक तो मुझे उनको मराठी बनाना था, इसमें मराठी लैंग्वेज भी थी। पर दुर्गा शक्ति ने जिस तरीके से काम किया था, जिस तरीके से दुर्गा शक्ति ने मोर्चा लिया था, मुचैटा लिया था, नाम आपने। वो दुर्गा शक्ति मुझे लानी थी। पर उसको मराठी बनाना था। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सरनेम तो ठाकरे ही हो सकता है, इसलिए उसका नाम दुर्गा शक्ति ठाकरे रख दिया। क्या बात है, मतलब 1.5 साल में मुझे लग रहा है अच्छा खासा वक्त आपने ये नाम रखने में बिताया बिल्कुल। है। जितना लोग अपने कैरेक्टर्स बच्चे के का अगर नाम सोचने में टाइम लगाते हैं, आपने एक-एक कैरेक्टर पे समय खर्च किया है। कैरेक्टर अगर अपने नाम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, हुँ। जैसे अफजल है, श्रेष्ठ पुरुष है अफजल, बट अफजल नाम के आतंकी भी थे, अफजल गुरु। हुँ। अगर आप बुरहान वानी की बात करेंगे, तो वो भी अफजल गुरु स्क्वाड का था। उसका पूरा नाम बुरहान वानी उर्फ अफजल वो गुरु आप था। वो ज़िक्र है किताब में। जी, जिसने पुलवामा में कॉन्वॉय में कार टकराई थी, उसका नाम भी अफजल गुरु था। अफ़ज़ल था। तो हर आदमी अपने नाम पे अफजल गुरु रखता था, लेकिन मेरी कहानी में भी एक कैरेक्टर, तो उस अफजल के परसेप्शन को लेके इस अफजल के साथ जोड़ना, ये कहानी, और ये कहानी पढ़ने में पता चलेगा। क्या बात है। अगला सवाल पूछूँ इससे अब पहले मानिक पहलजानी पूछ रहे हैं, मनोज जी किताब भोपाल में कहाँ मिलेगी? देखिए, भोपाल में किताब, वहाँ का जो मतलब सबसे नियरेस्ट बुक स्टोर हो, आप वहाँ जाएँ, हुँ। भोपाल में मिलेगी। वहाँ के 2-3 बड़े पत्रकार हैं, उन सब लोगों ने वहीं से लेकर पढ़ी है। भोपाल में कई और लोग हैं जिन्होंने मुझे किताब की फोटो भेजी, उस सब लोगों ने बुक स्टोर से किताब खरीदी है। मैं बुक स्टोर का नाम इस समय याद नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ। आप वरना जा ऑनलाइन तो सकते मुझे हैं। लगता है सब ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी ऑनलाइन तो आसानी मिल ही जाएगी, ऑनलाइन तो हुँ। मिल ही जाएगी, ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी। जी, रंजन ठक्कर कह रहे हैं मनोज सर आपके थॉट मुझे बहुत पसंद आए। आज की जनरेशन को समझे आप, आई लाइक दिस। तो आज की जनरेशन को समझने वाली जो बात थी वो लोगों को पसंद आ रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए जो पूरी कहानी थी ना उसमें जो इंसिडेंट्स ऐसे नामों का तो आपने बता दिया। नाम भी बहुत सारे ज़्यादातर ऐसे हैं जहाँ या तो खबर में रहे हैं या एज़ अ पत्रकार आप भई पुलिस वालों से मिलते हैं, इससे मिलते हैं। कहानी में भी मनोज मुझे पूरे समय एक छाप ये दिख रही थी कि एक ऐसा पत्रकार लिख रहा है, जो बहुत सालों से यूपी में क्राइम, पॉलिटिक्स हर चीज़, यूपी की नब्ज़ आप ज से ज़्यादा पत्रकार को कितने जानते होंगे। वो छाप बहुत गहरी, मतलब अगर बलात्कार की बात हो रही है, हम पढ़ रहे हैं तो कहीं उन्नाव, कहीं हाथरस ये तो मैं एक चीज़ का ज़िक्र कर रही हूँ, जो भी मैं पढ़ रही थी ना आपका, मुझे कहीं न कहीं यूपी की कोई घटना ज़रूर ज़हन में घूम रही थी। तो मैं सोच रही थी जब मुझे पढ़ते समय इतना ध्यान आ रहा है, तो लिखते वक़्त लेखक मनोज राजन त्रिपाठी के ऊपर पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी कितना हावी था? उसका अनुभव पूरी तरीके से हावी था। हुँ। उसका एक्सपीरियंस पूरी तरीके से हावी था। जैसे आपने बलात्कार की बात की, बलात्कार हुआ तो आपको हाथरस याद आया, या कुलदीप सेंगर वाला उन्नाव का हुँ, कांड याद आया। जी। हुँ, आप जिस वक़्त आईबीएन 7 में थी, उस समय लखनऊ के पास एक मोहनलालगंज एक जगह है। हुँ, वहाँ पर एक बेहद खूबसूरत महिला की पूरी नेकेड बॉडी मिली थी, और हुँ, ना सिर्फ चैनल को खबर हमने ब्रेक की थी, बल्कि ज़िम्मेदारी निभाते हुए बृजलाल जी ही उस समय डीजीपी थे। मैंने उनको सारे फोटोग्राफ भेजे थे और कहा था पुलिस ने इस बॉडी पर कपड़ा भी नहीं डाला। हुँ, तो हुँ, हमारी कहानी जहाँ से टर्न लेती है, जहाँ पे मर्डर होता है, वो भी एक स्कूल में ही मर्डर होता है, इसमें आम के हुँ, बाग में वो मर्डर है। तो वो मर्डर मेरे ज़हन में था।
वो औरत किस तरीके से रात में लड़ी लड़ी होगी, क्योंकि करीबन 200 मीटर की दूरी तक ब्लड का, जैसे लाश घसीटी जाती है 200-300 मीटर तक ब्लड ऐसे घसीटने वाली थी। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद मारने के बाद उसकी बॉडी घसीटी गई होगी, लेकिन उस औरत को लगभग मरा हुआ छोड़ के वो आदमी भाग गया था। वो औरत खुद घिसट रही थी, खुद हम्म। घिसट रही थी, वो उसके ब्लड के निशान थे। वो सिर्फ हैंडपंप तक जाना चाहती थी ताकि वो पानी पी ले, क्योंकि उसको प्यास बहुत आ रही थी, और हैंडपंप पर आकर ही वो मर गई। वो पिक्चर मेरे दिमाग में इस कदर छाई रही, इस कदर छाई रही, लगा कि जैसे मैं क्या कर डालूंगा। तो किताब लिखते वक्त वो जहन में था मेरे सब कुछ, और हम्म। मैंने इसीलिए मान के चलिए कि वो जो मर्डर हुआ, उस मर्डर को मैं भुला नहीं पाया और लिखा उसको। और मुझे कहीं लगता है कभी-कभी शायद मैं उसको इंसाफ दिला पाया। मैं सच बता रहा हूँ। आपको लगता होगा हम्म। कि राइटर कैसे उस चीज़ को इंसाफ कैसे दिला रहा हम्म। है? ना, मैंने वो कैरेक्टर उठाया, उस हम्म। कैरेक्टर को अपनी किताब में इंसाफ दिलाया। हम्म। और भी कहीं पे कोई इंसिडेंट्स में आपको लग रहा था कि कुछ पुरानी यादें आपकी कुछ हो रही हैं, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस, खासकर जब आप पुलिस वालों के बारे में पूरी किताब में इतना थाना चौकी ये वो, एक नेताजी बाहर उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी मतलब कहीं ना कहीं जी, बहुत जी। लग रहा था ना, गाय की पॉलिटिक्स भी दिखा दी आपने। तो वो अपने बिल्कुल, बिल्कुल, हर बिल्कुल। रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस एज अ जर्नलिस्ट थे कहीं। जी, गाय की पॉलिटिक्स है। और वो गाय की पॉलिटिक्स ओपनिंग में ही आपने देखा होगा कि करीना, कैटरीना, काजोल और करिश्मा, ये 4 लोग लापता हैं, और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि करीना, कैटरीना, करिश्मा, काजोल काकोरी में लापता। अब वो टीवी चैनल जो चला रहा है कि काकोरी में हीरोइनें कैसे लापता हो गई? ढूँढते-ढूँढते पता लगा कि नहीं भाई, ये तो गायों के नाम थे, क्योंकि मालिक वो नाम रखते हैं। और हम टीवी वाले जादू टोना, चुड़ैल, भूत, पिशाच, ये सब दिखाते-दिखाते, जैसे ही उन गायों के नाम किसी प्रोड्यूसर को पता लगे होंगे या किसी एडिटर को पता लगे होंगे, तो उसने तुरंत कहा होगा कि आउटपुट से कि इसको करीना, करिश्मा, कैटरीना और करीना, करिश्मा के नाम से चलाओ। तो वो चला हम्म। होगा, लेकिन बाद में वो गाय निकली होंगी। तो गाय की पॉलिटिक्स खेली। उसमें वो कहता भी है कि तुम तो भगवान कृष्ण के वंशज हो। जब तुम्हारी सरकार थी, जब तुम्हारी सत्ता थी, तब तो तुमको गाय से जुड़ी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई, और हम्म। जबकि तुम लोग दूध के बिजनेस से जुड़े हुए हो। लेकिन आज की तारीख में जब ये सरकार गाय को लेके सेंसिटिव है, तो तुम गाय को हम्म। काट कर फेंक देना चाहते हो ताकि दंगा हो जाए पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उस वक्त की हम्म। पॉलिटिक्स, इस वक्त की पॉलिटिक्स, वो सब कुछ सामने है। और मैं आपको सच बताऊं, करिश्मा और कैटरीना नाम की 2 भैंसें गायब भी हुई थी। जी, बिल्कुल हाँ। सच्ची, हाँ, गायब हुई थी उनको ढूंढने के लिए। ये वो आजम खान उनको, की जो भैंसें गायब हुई थी वो तो नहीं थी? उनका 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 ही नाम था। उनका अच्छा। ही नाम, मतलब वो आजम खान की भैंसें नहीं थी, बस उनके बहुत मिलने वाले की भैंसें थी, वो गायब हो गई थी। उसमें से अच्छा। 2 का नाम यही था, एक लक्ष्मी भी थी और एक आकांक्षा भी थी। हे तो वास्तव में भगवान। ये गायब हुई थी और पूरा प्रशासन उनको ढूंढने में लग गया था। तो वो हाँ। नाम ज़हन में थे, भैंसों को गाय किया। गाय की पॉलिटिक्स आज है तो उसको जिंदा रखा। पीछे का पॉलिटिक्स जिस तरीके से जानवरों को लेकर, आज भी देख लीजिए, छुट्टा जानवरों को लेके पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। क्या बात है! देखिए हम पत्रकार ना कुछ भी कर लें, दूसरा कुछ कोई भी एक साइड प्रोफेशन कर लें, कहीं न कहीं वो पत्रकारिता पीछा नहीं छोड़ती हमारा। अच्छा, ये अरविंद त्रिपाठी कह रहे हैं चाँद खुतरा कानपुर का एक अपराधी था। कानपुर के तो मनोज राजन त्रिपाठी भी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बताया कि चांद खुतरा था। चांद हाँ। खुतरा उसका नाम था। तो अरविंद अरविंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चांद खुतरा और नसीम पपीतेवाला दोनों ही कानपुर के अपराधी थे। अरे अच्छा वहां देखिए पे कुछ लाला हाँ। हड्डी गोदाम भी था। वहां लाला हड्डी गोदाम भी था। वहां जावेद रिंग वाला भी था, जो अपने हाथ में चाबी का रिंग घुमाता रहता था। तो कानपुर के नामों को भूल जाइए। पप्पू डेंजर भी था। तो ये सब नाम रहते हैं वहां पे। तभी मुझे लग रहा है इन नामों के साथ एक किताब और आ सकती है मनोज की। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं इसमें। उम, एक ने लिखा है बेटा वैरायटी बुक हाउस भोपाल में मिलेगी। देखिए उन्होंने मानिक जी ने पता करके आपको बुक हाउस का भी नाम बता दिया है। मानिक जी को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने बुक हाउस का नाम बताया। अ अ, नव चेतना कह रहे हैं बहुत खूब मनोज जी, हृदय विदारक घटना को आपने अपनी किताब में न्याय दिलाया। तो कहीं न कहीं वो बात आपके दिमाग में थी। अ, मनोज अब अगर भाषा की बात करें, आजकल क्या होता है मैं किताबें भी पढ़ती हूँ कोई या ओटीटी खासकर हम लोग इतना जो देखते हैं प्रोग्राम्स में तो हालाँकि कम देखती हूँ। क्या होता है ना रियलिस्टिक बनाने के नाम पे ऐसा लगता है कि गालियाँ डाल दो।
अब आपका पूरा उपन्यास पुलिस के और एक क्राइम के उस पे अराउंड घूम रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत बहुत टेम्पटेशन होता है कि भाई जो जैसी भाषा फील्ड में बोली जाती है, या पुलिस वाले आपस में बात करते हैं या क्रिमिनल से बात करते हैं, कहीं कहीं आपने लिखा है, कहीं कहीं आपने कुछ उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट टाइप करके उसको छोड़ने की कोशिश की है, जहां समझ में तो आ गया है कि गाली गलौज हुई है, बट आपने थोड़ी सी साइड से एक रास्ता लिया है। वो भाषा को क्या लिखें क्या ना लिखें, वो कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि भाई नई पीढ़ी के लिए भी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि हम भी पढ़ने वाले हैं, परिवार के लोग भी पढ़ेंगे, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू टू मेक श्योर व्हाट यू राइटिंग एज अ लैंग्वेज? बहुत आसान था गाली लिखना, बहुत हम्म। आसान था। हम्म। और अगर आप कभी गौर करें, तमाम सारी वेब सीरीज ऐसी रही हैं जिसमें कभी-कभी बेवजह भी गाली दी जाती है। सिर्फ बिल्कुल। गाली देनी है इसलिए दे हाँ, दी जाती है। वो कभी-कभी आप रियल गौर करें, दिखाने के लिए। जी, हम्म। कभी-कभी क्या होता है कि आप गौर करें अगर, तो कभी-कभी नेचुरली आपके मन से एक गाली निकलती है। हम्म। मसलन साला, या इसके हम्म। अलावा चलिए और भी बहुत सारी गाली, लेकिन गाली निकल जाती है। हम्म। वो गाली नेचुरल होती है, इसमें कोई दो राय हम्म। नहीं, वो गाली नेचुरल होती है। लेकिन गाली हम्म। ठूसना एक अलग बात है, सेक्स को ठूस देना एक अलग हम्म। बात है। क्योंकि कभी आप हम्म। ओटीटी देख लीजिए, सेक्स जरूर होगा हम्म। उसमें। हम्म। मतलब क्यों, आप कभी उस एंगल में जाएंगे तो आपको लगेगा इसमें इस चीज की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, हम्म। मुझे ऐसा लगा कि जहां पे जरूरी है, क्योंकि पुलिस जो है वो मेरी पुलिस उस टाइप की है, का हो का करत है यार, मार के कंटाप संट कर दे तो के। तो अब जब ये पुलिस ऐसा नहीं बोलती है, तब तक हम्म। उसने, अब इतने सेंटेंस में 3 गालियां निकल चुकी होती पुलिस की। तो मेरे अंदर का जो राइटर था उसने कहा कि यार ऐसा है कि गाली देते हैं, लिखते नहीं है, सुनाई देते हैं। तो लिखना जरूरी नहीं समझा। उसने भूरेलाल यादव से कहा कि सिंघम 1 देखे हो? तो भूरेलाल कहता हाँ देखे हैं। तो बोले और सिंघम 2? बोले हाँ सिंघम 2 भी देखे। तो बोले हम उसी मूड में हैं, तुम्हारी सारी नेतागिरी 2 मिनट के अंदर तुम्हारी कमोड में घुसेड़ देंगे। अब कहां है गाली? और मुझे हर कोई समझा दे जो इस वक्त फेसबुक लाइव पे हो, कि क्या उनको समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहता हूं? सब कुछ समझ में आ गया। इसमें मुन्नालाल पत्रकार का एक कैमरामैन है सिंटू दुबे, उसको बल तोड़ हो जाता है। तो फोन करता है, अरे कहाँ हो सिंटू बाबू? अरे बोले क्या बताएं, क्या बताएं साहब, सिंटू दुबे के बम तोड़ हो गया है। अब यहां से दोनों चीजें डिफाइन हो गई, कि बल तोड़ भी हुआ और एक्चुअली बम तोड़ हुआ है। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके आपको गाली देने, अब ये जैसी चीजें सामने आती तो आप इसको पढ़ के हंसते हैं, हम्म। इसको पढ़ के आपको हंसी आती है, आपको लगता है कि हाँ यार ह्यूमर आ गया इसमें। तो हम्म। गाली का जो इरिटेशन है, जो साथ बैठ के देखने का या पढ़ने का जो माहौल है, वो नहीं दिखेगा आपको, पर हम्म। उतना ही मजा आ जाएगा। जैसे अगर आप वक्त हो तो 2 सेकंड में एक लाइन बता दूं जी आपको। जी। जी, तो जैसे है कि वो इंट्रोगेशन चल रहा है, पुलिस की हम्म। हवालात में इंट्रोगेशन चल रहा है। तो उसमें यह है कि दुर्गा शक्ति ठाकरे और अशफाक उल्ला ने मार मार के लाठियां सबको लाल कर दिया था। फुलझड़ी, पन्ना कबाड़ी, पन्ना कबाड़ी को लाठी मार मार के इतना लाल कर दिया, और पन्ना कबाड़ी के कानों में ऐसे आवाज आई जैसे कोई बम फट गया हो। वैसे फटा तो बम ही था, वैसे फटा तो बम ही था, लेकिन ये कोई सुतली बम या सीको बम नहीं था, ये पन्ना कबाड़ी का बम था। अब यहां पे अपने आप समझ में भी आती है चीज, और हंसी भी आ जाती है कि हाँ बिल्कुल सही है। उन्होंने 2 चिमटे मंगाए, दोनों को आदम बना दिया। आदम को देखकर याद इस बात की आ गई कि बेहतर है कि आदम ने कम से कम पत्ता तो बनाया था। लेकिन आज दुर्गा शक्ति ठाकरे और अशफाक उल्ला ने दोनों ही ड्राइवरों के शरीर पर ना पत्ता पत्ता छोड़ा, ना बूटा बूटा। हम्म। 2 चिमटे मंगाए गए, और जिस अंग पर यत्र तत्र सर्वत्र मर्द बताते वो घूमते थे खुद को, आज वो खुद को बिना कपड़ों के देख के यत्र तत्र सर्वत्र यंत्र तंत्र संयंत्र सब सिकुड़ कर कोमलांग बन गए। चिमटे से
चिमटे से कोमलांगों को दबा के जैसे ही अशफाक उल्लाह और दुर्गा शक्ति ने अपनी तरफ खींचा, न्यूटन, गैलीलियो और आर्किमिडीज के सारे सिद्धांत दोनों ड्राइवरों को समझ में आ गए। चट से आवाज हुई और बाकी 7 ड्राइवर जो इंट्रोगेशन के लिए खड़े थे वो बिना कॉलेज गए फिजिक्स ग्रेजुएट हो गए। उनको समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या होना है। इसमें कहीं गाली नहीं है, जबरदस्त इंट्रोगेशन है, सारी बात है, पर गाली नहीं है। मैं गाली नहीं लिख पाऊंगा, अगली किताब लिखूंगा, फिर कुछ लिखूंगा, पर गाली नहीं लिखूंगा। ऐसा लिखूंगा कि आपको हंसी आ जाए, आपको मजा आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि यहां गाली होनी चाहिए और आप तड़प जाए कि यार गाली क्यों नहीं लिखी। पर मैं गाली नहीं लिखूंगा, लिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा। क्या बात है, ये आज पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, ये एक कमेंट को मैंने बहुत देर से होल्ड करके रखा है। मनोज बहुत अच्छे गायक भी हैं, हमने बहुत समय गाने सुनकर बिताए हैं। तो मैं सोच रही हूँ आगे बढ़ने से पहले लेखक से वापस बात करेंगे, थोड़ा सा गायक की एक झलक हो जाए, फिर हम आगे सवाल लेते हैं। कुछ सुना दीजिए। हम भी, वैसे मैं बता दूं अपने सब व्यूअर्स को इस समय कि मैं भी, मनोज जब हमारे यहाँ आते हैं, जब हम लोग साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो बहुत महफिल जमती है, खूब गाने सुनाते हैं ये, बट आज आप लोगों को सुनवा देती हूँ। ये कमेंट था शशांक वाजपेयी का, आप बाद में इनसे लड़ाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शशांक जी ने ये एक ऐसी बात खोल दी है कि इस बात के बीच में गाना लाना पड़ेगा। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। क्या बात है। देखिए, ये छोटी सी झलक हमें लेखक के बाद अब गायक की भी मिल गई। ममता शर्मा कह रही हैं, आई वुड लाइक टू रीड। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। विश्वजीत मित्रा कह रहे हैं, मनोज जी अगर इस तरह की बुक पढ़ेंगे तो क्या आक्रोश पैदा होंगे या क्राइम बढ़ने का चांस है? इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस किताब से ऐसा हो सकता है? 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई थी। शोले अगर आप देखेंगे तो उस फिल्म में गब्बर सिंह आता है और ठाकुर की पूरी फैमिली को गोली से मारता है। गोली चलने की आवाज आती है, फिर उसके बाद उसका स्लोमो याद करिए। बहन कपड़ों की रस्सी के साथ गिर जाती है, भाभी थाली लिए थी, एकदम आके रुकती है और थाली गिर जाती है। छोटा एक बच्चा भी दिखाया गया है, मास्टर अलंकार थे उस वक्त वो। तो वो दिखाते हैं गब्बर सिंह ऐसे उठाता है, धड़ से गोली दबाता है और तुरंत इंजन का पहिया आ जाता है सामने। पूरी फिल्म में आपको उन्होंने गब्बर सिंह को सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि वो कानून पर विश्वास करते थे, और आखिरी में ठाकुर उनको ले जाता है। आप सोच रहे हैं मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं। उसका दूसरा भी एक टेक बना था जिसमें गब्बर सिंह को ठाकुर मार डालते हैं, वो सीन है पूरा। तो क्या 1975, 15 अगस्त 1975 में शोले के आने के बाद क्राइम बढ़ गया? क्या क्राइम फिक्शन किताबों पर को लिख देने से क्राइम बढ़ जाता है? क्या रामायण लिखी गई है तो सब राम हो गए हैं क्या? क्या गीता के उपदेश पढ़ पढ़ के सब लोग संस्कारी हो गए हैं क्या? अपने अपने टेक की बात है, ये सिर्फ पढ़े जाते हैं। हर चीज का एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है। हम कभी लव स्टोरीज पढ़ के खुश होते हैं, कभी हॉरर स्टोरी पढ़ के हमारे एक अंदर का एक फैक्टर है वो सेटिस्फाई होता है, और कभी हम क्राइम पढ़ के सस्पेंस की लेयर को खोलना चाहते हैं और उससे हम मनोरंजन पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई क्राइम नहीं बढ़ने जा रहा है। क्राइम अपने आप में एक क्राइम है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब तक ये दुनिया है ये क्राइम चलता रहेगा।
जब तक ये क्राइम है, किताबें लिखी जाती रहेंगी। जब तक ये क्राइम बिकता रहेगा, क्राइम दिखता रहेगा, किताबें आती रहेंगी, पर इससे समाज में क्राइम बढ़ेगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। और मुझे लगता है मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ये सवाल आपने पूछा है, ये आप किताब पढ़ लें तो शायद ये डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहानी का हम सिर्फ क्योंकि हम सतह पे चल रहे हैं ना, हम ज्यादा रिवील कर देंगे तो फिर कहानी का पढ़ने का मजा खत्म हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए हम बहुत ऊपर ऊपर की भी बात कर रहे हैं उस पे। मनोज, एक नाम बिल्कुल तो सही बहुत बात। इंपॉर्टेंट रह ही गया, और सारा देश मुझे लगता है उस नाम से एक ही शख्स को जोड़ पाता है, अबराम, शाहरुख खान। ये नाम आपने क्यों रखा भाई? मैं छोटी-सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। इस कहानी का आपको नरेशन खांसी हो रही है तो पानी पीना चाहें तो पानी दे दें। नहीं, नहीं। इस कहानी का नरेशन कहीं से एंगेज होके मुझे रेड चिलीज़ में देना पड़ा। हुँ, तो रेड चिलीज़ में जब मैंने ये नरेशन दिया जाके, तो एक लेवल था, उसको पार किया, दूसरा लेवल था, उनकी हायर टीम थी, उसको पार किया, 2-3 स्क्रिप्ट थी, आखिरी में ये स्क्रिप्ट फाइनल हुई। तो बादशाह खान, किंग खान जिनको आप जिस भी नाम से बुलाते हैं, हुँ, उनके सामने भी स्टोरी का एक शॉर्ट नरेशन हुआ। तो वहाँ पे करुणा बेदवल थी, जो शाहरुख खान का सारा काम देखती हैं, मैनेजर है उनकी। उन्होंने कहा कि इसमें फीमेल कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा। मेल कैरेक्टर थोड़ा कम है इसमें। हुँ, तो मैंने उनसे कहा कि अगर शाहरुख भाई काम करना चाहते हैं इस कहानी में, तो मैं किसी भी तरीके से मेल कैरेक्टर को बढ़ा देता हूँ इसमें। तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। हमने बदला भी बनाई है। हमने अभी एक फ़िल्म उनकी एक और आई थी, मैं नाम भूल गया हूँ। वो रेड चिलीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, पर उसमें शाहरुख हुँ, भाई कहीं नहीं दिखाई देते।" तो मैं वहाँ से जब निकला, तो अब मुझे दुर्गा शक्ति नागपाल का कैरेक्टर थोड़ा-सा मेलो डाउन करना था, और हुँ, अशफाक उल्लाह बिस्मिल के कैरेक्टर को थोड़ा-सा बढ़ाना था। अपवर्ड ले जाना था। अब जब मैं उसको अपवर्ड ले जाऊँगा, तो वो कुछ खेल करने पड़ेंगे, हुँ, कुछ फ़िक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर 2 लड़के बढ़ाए। हुँ, एक 2 लड़का बेटे अफ़ज़ल, उनके। जैसा आपको बता चुका हूँ। फिर एक नाम ज़हन में आया, वहाँ से निकले तो नाम वही लेते हैं। तो उसका नाम रखा अब्राहम। अब्राहम। तो वो भी एक अच्छा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल फिर एक बार कह रहा हूँ बिना किसी डिस्क्लेमर के, हुँ, कि वो नाम वास्तव में अब्राहम की वजह से ही अब्राहम रखा गया। क्या बात है! देखिए, आज के हमारे बुक क्लब के कन्वर्सेशन में बहुत सारी चीज़ें एकदम निकल के आ रही हैं, जो ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, बिल्कुल। चलिए, हाँ, बिल्कुल सही। चलते-चलते 2 चीज़ें मनोज, बड़ा मज़ा आया। ख़ैर, मैंने जैसा कहा कि आप और मैं अगर बातें करते रहेंगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होंगी। एक तो ये कि अब आगे जैसे आपने ज़िक्र भी किया कि आप दूसरी किताब भी लिखूँगा तो क्या दूसरी किताब पर काम चल रहा है? क्या शुरू हो गया, या मतलब काकोरी कांड की तरह कोई और कहानी दिमाग में है, कोई शहर दिमाग में है? कानपुर तो दिमाग में नहीं है। और दूसरा, कोर्ट काकोरी का अगला स्टेप क्या है? क्योंकि आजकल हम बहुत देख रहे हैं, किताब लिखी जाती है, फिर उस पर ओटीटी कोई सीरीज़ आ जाती है या कोई फ़िल्म आ जाती है, तो क्या इस तरह की भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी किताब पर फ़िल्म बने? तो ये 2 फ्यूचर के प्लान्स की बात कर रही हूँ। अ, एक चीज़ बता सकता हूँ किताब के मुतालिक, जैसे ये किताब हुँ। काकोरी पे है, अगली किताब बनारस पे है। अरे वाह! हुँ, हाँ, बनारस पे है किताब, और उम, उसमें शंकर भगवान एक कैरेक्टर होंगे, बस इतना बता सकता हूँ। बाकी अद्भुत। कहानी वो भी बिल्कुल अलग होगी, और वो हाँ। पूरी बनारस, उसमें आपको पूरा बनारस दिख जाएगा, जैसे इसमें बट आपको बट वो काकोरी दिखा। फ़िक्शन होगा और आज का कंटेम्परेरी होगा, या जैसे अमीश की शिवा ट्रिलॉजी है अ, नहीं, नहीं, उस तरह का नहीं? मैं फिर इन सब के लिए लिखूँगा, क्योंकि फिर एक बार ये हुँ। जो पीढ़ी है, इसको ये बताना है कि फिर आज की कोई बनारस गौरी बहुत होगी, बड़ा है। आज का कोई नंदी होगा। हाँ, क्या बात है! क्या बात है! आप पकड़ लेती हैं, आप पकड़ लेती हैं। तो वो ठीक है। बिल्कुल उसी स्टाइल में, क्योंकि इन इन सबको वो बताना है मुझे कि हुँ। शिव जी क्या है, विश्वनाथ क्या है, सब कुछ बताना है, इसलिए बनारस सब्जेक्ट है। रही बात, हाँ, सिर्फ़ इतना बता सकता हूँ, कुछ लीगल बाउंडेशंस है। सिर्फ़ हुँ। इतना बता सकता हूँ कि हाँ, कोर्ट काकोरी पर प्लानिंग काफ़ी आगे तक पहुँच गई है, चीज़ें पाइपलाइन में हैं। बस दुआ करिए, और ऊपर वाला करम बनाए रखे, भगवान कृपा बनाए रखे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और अच्छा होगा। क्या बात है! चलिए, हम इंतज़ार करेंगे दोनों चीज़ों का। अगली किताब काकोरी से बढ़कर अब मनोज राजन त्रिपाठी बनारस की ओर चले हैं। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा रहेगा और कैसे उसको आज के हालातों में, मौजूदा हालातों में वो कैसे ढालेंगे अपनी कहानी को, बहुत दिलचस्प होगा। ये ज़रूर कह सकती हूँ, आप लोगों ने जिन्होंने कोर्ट काकोरी नहीं पढ़ी है,
प्लीज ये किताब जरूर खरीदें, पढ़ें, मजा आएगा आपको। और ये भी दुआ करेंगे कि जल्द ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम कोर्ट काकुरी पर आधारित कोई सीरीज या कोई फिल्म देखें। मनोज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे आप लिखते रहिए। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात आपने जो बहुत अच्छी लगी, मैं पर्सनली क्योंकि गाली के बहुत खिलाफ रहती हूँ, तो आपने कहा कि गाली नहीं लिख सकता, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जहां मजबूरी, बहुत मजबूरी होती है, वहां हम जैसे लोग भी समझते हैं, लेकिन जहां ठूसा जाता है वो भी हमें समझ में आ जाता है। तो वो ठूसा ना जाए। लेखक अगर इस तरह की चीजों का, लेखक, फिल्मकार, साहित्यकार सब ध्यान रखें इस बात का, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा आने वाली जनरेशन के लिए भी। थैंक यू ऋचा जी, आपने मेरे साथ बात की, काकोरी के बारे में बात की, इतने सारे लोगों के साथ बात की, मेरी बात करवाई, मजा आया। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और आज आपने इसको पूरा किया। थैंक यू। जी। तो बस ऐसा करते हैं, बाय बाय करते हैं। अब अपन तो टीवी वाले लोग हैं, अपन को पता है बाय बाय करते हैं। आप एक गाने के साथ बाय करें तो कितना मजा आएगा। ओहो। देखिए, कोई कह रहा है सुंदर बिल्कुल करते हैं। सारगर्भित बातचीत, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं और जरूर पढ़ेंगे कह रहे हैं आपको हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल छोटा सा बता देता हूँ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। रंजिश ही सही, सही तू फिर जो कहे जीवन भर, याद है। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं मैं गाऊं। गाऊं, वो नहीं सुनता उसको उसको जल जल जाना जाना होता होता। है। क्या बात है। रात कली ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रंजिश ही सही, सही आज जाने जाने की जिद की ना ना। करो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, और आप थैंक सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस कॉन्वर्सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।